नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा महली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्थिक विकास के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं। आर्थिक विकास के प्रमुख मापदंड, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि आर्थिक विकास जो है ये एक सापेक्षिक शब्द है। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया से संबंधित है, एक लॉन्ग प्रोसेस है और ये लंबे समय तक होते रहता है। तो इस संदर्भ में आर्थिक विकास के मापदंड के बारे में सटीक रूप से कहना कि ये इसका आर्थिक विकास का माप हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं, वो बहुत ही कठिन है। यहाँ इस वीडियो में हम लोग आर्थिक विकास से संबंधित कुछ मापदंडों के बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। ये मापदंड अलग अलग अर्थशास्त्रियों के विचारों से संबंधित है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग विचारों के अंतर्गत जो भी अलग अलग अर्थशास्त्री थे, उन्होंने आर्थिक विकास को किस संदर्भ में देखने का प्रयास किया था या उनके अनुसार वो आर्थिक विकास किसे कहेंगे। तो ये सारी बातें हमारे सामने आएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक विकास के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं, कि किन मापदंडों के माध्यम से हम लोग आर्थिक विकास की माप कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आर्थिक विकास के मापदंडों के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग देखेंगे कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा। जब हम लोग प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार को हम लोग बांटेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाणिज्यवादियों के क्या विचार थे, फिर एडम स्मिथ के क्या विचार थे, कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे और जे.एस. मिल के क्या विचार थे। इन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के मापदंड के बारे में क्या कहा था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास के मापदंड के संदर्भ में जो प्रतिष्ठित विचार थे, उसके अंतर्गत जो वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री थे उनका क्या कहना था। उन्होंने जिस तरह हम लोगों ने पहले भी हम लोग वाणिज्यवादी विचार के बारे में हम लोग जान चुके थे, तब हम लोगों ने देखा था कि जितने भी वाणिज्यवादी लोग थे वो लोग प्रमुख रूप से सोना चांदी के एकत्रीकरण को बहुत महत्व देते थे। वाणिज्यवादियों का विचार था कि जिस देश के पास सोना चांदी जैसा बहुमूल्य धातुएं जितनी अधिक है तो उस देश का आर्थिक विकास उतना ही हो रहा है। वाणिज्यवादियों ने आर्थिक विकास को मापने के लिए सोना चांदी या बहुमूल्य धातुओं के अतिरिक्त विदेशी व्यापार को भी लिया था। उन्होंने कहा था कि जिस देश का विदेशी व्यापार जितना अच्छा होता है उस देश का आर्थिक विकास भी उतना अच्छा होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास के मापदंड के संदर्भ में वाणिज्यवादियों ने आर्थिक विकास को सोना चांदी बहुमूल्य धातुओं एवं विदेशी व्यापार से मापने का प्रयास किया था। ये बात अलग है कि उनके जो विचार थे वो किस हद तक सार्थक थे, नहीं थे, क्योंकि जब वाणिज्यवादी थॉट के बारे में हम लोग और स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनके जो विचार थे वो बहुत अधिक सार्थक नहीं थे। आगे चल के बहुत सारी बातें ऐसे होती है जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि केवल सोना चांदी एवं बहुमूल्य धातुओं के माध्यम से आर्थिक विकास की माप नहीं की जा सकती है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रतिष्ठित विचारधारा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था। जो एडम स्मिथ थे और उनके जो भी समकालीन अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने जो है आर्थिक विकास को मापने के लिए किसी भी देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को मापदंड के रूप में स्वीकार किया।
आडम स्मिथ और उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जिस देश में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जितना अधिक होगा उस देश का आर्थिक विकास उतना हो रहा है। अर्थात उन्होंने कहा कि अगर किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो इस प्रकार आडम स्मिथ और उनके जो समकालीन अर्थशास्त्री लोग थे, उन्होंने आर्थिक विकास का मापदंड शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि को माना। आगे अब हम लोग देखते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत जो कार्ल मार्क्स थे उनका क्या कहना था। तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवाद के समर्थक थे और उनका ये विश्वास था कि समाजवाद के माध्यम से अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सकती है और उनका ये मानना था कि जिस देश में अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होगी उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स का मानना था कि जहाँ पर समाजवाद का विकास हो रहा है उसके अंतर्गत लोगों का अधिकतम सामाजिक कल्याण हो रहा है तो उस देश का आर्थिक विकास भी हो रहा है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को ही आर्थिक विकास का मापदंड माना। अब हम लोग देखते हैं कि जे.एस. मिल का इस संदर्भ में क्या कहना था। तो जे.एस. मिल जो थे उन्होंने सहकारिता को ही आर्थिक विकास का मापदंड माना। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ अर्थशास्त्रियों के विचारों के बारे में बात किया जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक विकास के मापदंड के संदर्भ में अपने विचार दिए थे। लेकिन हम जानते हैं कि जो भी इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार दिए वे सारे विचार या उन्होंने आर्थिक विकास के संदर्भ में जो मापदंड प्रस्तुत किया वो सारे मापदंड जो हैं वो एकांकी थे तथा उन मापदंडों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। तो इस तरह से हम लोग आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में इन मापदंडों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। अब हम लोग और आगे चलते हैं और अब हम लोग ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक विकास के मापदंड के संदर्भ में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का क्या कहना था। आधुनिक अर्थशास्त्री लोगों ने भी आर्थिक विकास की माप करने के लिए बहुत सारे मापदंड प्रस्तुत किए थे। चलिए हम लोग एक एक करके इन मापदंडों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि जितने भी आधुनिक अर्थशास्त्री थे उन अर्थशास्त्रियों ने जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साथ साथ वितरण को भी महत्व दिया। उनका ये मानना था कि आर्थिक विकास के लिए धीरे धीरे उत्पादन का बढ़ना तो ज़रूरी है ही, उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ उसका सही ढंग से वितरण होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार उन्होंने उत्पादन और वितरण से संबंधित कई तत्व लिए, कई कारक लिए जिसको उन्होंने आर्थिक विकास का मापदंड के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और हम लोग देखेंगे कि जिन मापदंडों के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, उन सारे मापदंडों का आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और इन्हीं मापदंडों के परिणाम स्वरूप किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है वो संभव हो पाता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक विकास के मापदंड के बारे में आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने किन किन मापदंडों को लिया या मानदंडों को लिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्र आय को एक मापदंड के रूप में स्वीकार किया और उनका ये मानना है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं ये उस देश के राष्ट्र आय के माध्यम से पता चलता है। राष्ट्र आय हम लोग किसे कहते हैं? किसी भी देश में
एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण होता है, उन सारे भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उस मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि जब भी किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो इन वस्तुओं को उत्पादित करने में कई प्रकार की मशीनें घिस जाती है, टूट फूट उसमें हो जाती है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि उन मशीनों का मूल्यह्रास होता है। तो जब हम लोग कुल उत्पादन में से मूल्यह्रास या घिसावट का मूल्य को हम लोग माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास में बच जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो अब हम लोग यहाँ ये बात करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो भी आधुनिक अर्थशास्त्री है, तो उन्होंने राष्ट्र आय के अंतर्गत कुल राष्ट्रीय उत्पादन को मानदंड माना है या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय की कसौटी पर जांचना चाहते हैं, इसके आधार पर माप करना चाहते हैं, तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन जो है वो इसकी उचित कसौटी नहीं बन पाती है, एक उचित आधार नहीं बन पाता है, क्योंकि इसमें जो है कुल उत्पादन होने में संपत्ति का प्रतिस्थापना होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि कुल उत्पादन होने में मशीनें घिसती है, टूट फूट होती है, उसका मूल्यह्रास होता है। तो इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि राष्ट्र आय के अंतर्गत हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को ही आर्थिक विकास का मापदंड मानेंगे। अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से जो भी मूल्यह्रास है या गिरावट है, उसको घटा देने के बाद जो बचता है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होगा। तो इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास का मापदंड शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को ही माना है। उनका ये मानना है कि अगर किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो इसका ये मतलब होगा कि उस देश का आर्थिक विकास जो है वो हो रहा है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि किसी भी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन लगातार बढ़ना चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए, कई वर्षों तक बढ़ना चाहिए, तब हम लोग उसे आर्थिक विकास की संज्ञा कहेंगे। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक साल किसी विशेष वर्ष में अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो जाती है और दूसरे वर्ष नहीं होती है, तो हम लोग इससे आर्थिक विकास नहीं कह सकते हैं। आर्थिक विकास तब माना जाएगा जब किसी भी देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निरंतर लंबे समय तक बढ़ोतरी होती रहे, तब हम लोग उसे कहेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। अब हम लोग आगे ये चर्चा करेंगे कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय को जब हम लोग उन मापदंड के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में देना पड़ेगा। जब हम लोग इन सावधानियों को ध्यान में देते हैं, तब हम लोग इसे एक उपयुक्त मापदंड के रूप में स्वीकार सकते हैं। तो वो सावधानियाँ कौन सी है, चलिए हम लोग आगे इन सावधानियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो आर्थिक विकास जो है, अगर हम लोग उसकी गणना कुल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर हम लोग करते हैं, तो वो जो है वो स्थिर मूल्य की आय पर होना चाहिए। इसको ध्यान देना है, चालू मूल्य के आय पर उसकी गणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चालू आय पर उसकी गणना की जाती है तो आर्थिक विकास का सही अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए आर्थिक विकास की गणना करने के लिए जो कुल उत्पादन है उसकी गणना जो है वो स्थिर मूल्यों पर यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर ही करना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सावधानियों के अंतर्गत कि उत्पादन के सही आंकड़े इसमें संकलित किए जाने चाहिए।
विभिन्न क्षेत्रों में, उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कितने कितने मात्रा में, कितनी कितनी संख्या में उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन से संबंधित सही आंकड़े उपलब्ध होना चाहिए और इन सही आंकड़ों को एकत्रित करना है। अगर हमारे पास में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, एकत्रित नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर आर्थिक विकास का अनुमान लगाना दिक्कत हो जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र आय की गणना के लिए जो है वो दोहरी गणना प्रणाली की समस्या से बचना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही वस्तु का मूल्य को 2-3 बार गणना कर लिया जाता है। तो इस तरह से दोहरी गणना करने की जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए, यानी कि दोहरी गणना जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए, या हम लोग बोल सकते हैं कि दोहरी गणना का जो दोष है उसको दूर करना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक चीज़ संभव है कि जो भी अंतिम उत्पादित वस्तु है, तो राष्ट्र आय की गणना करते समय अंतिम उत्पादित वस्तु के मूल्य को लेना चाहिए। तो ऐसा करने से दोहरी गणना करने की जो परेशानी है उससे बचा जा सकता है, उस समस्या का समाधान संभव हो सकता है। नेक्स्ट सावधानी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जिन उत्पादों का बाजार में विक्रय नहीं होता है, जिन उत्पादों की बाजार में बिक्री नहीं की जाती है, तो उन वस्तुओं का मूल्य को अनुमानित कर लिया जाना चाहिए कि कितने मूल्य के वस्तुओं का उत्पादन हुआ है लेकिन इनका बाजार में बिक्री नहीं किया जा रहा है। तो अनुमानित मूल्यों का कैलकुलेशन होना चाहिए। लेकिन अनुमानित मूल्यों का कैलकुलेशन करते समय एक बात ये ध्यान देना चाहिए कि जो अनुमानित मूल्य हैं वो वास्तविक मूल्य के समान होना चाहिए। जब वह वास्तविक मूल्य के समान होता है तो अनुमानित मूल्य सही होता है। लेकिन अगर हमारा जो अनुमानित मूल्य है वो वास्तविक मूल्य के समान नहीं होता है, उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम होता है, तो इस स्थिति में सही राष्ट्र आय की गणना नहीं की जा सकती है। आगे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र आय की माप करने के लिए जो विभिन्न विधियां हैं, उन विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि या मिश्रित मूल्यांकन विधि। तो इन सारी विधियों के माध्यम से राष्ट्र आय का अनुमान लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट हम लोग सावधानी के अंतर्गत देखते हैं कि राष्ट्र आय के लिए जिन भी मूल्यों की गणना की जाती है वो विश्व स्तरीय होनी चाहिए, तब जाके हम लोग उन विश्व स्तर पर किसी भी देश की राष्ट्र आय की गणना कर सकते हैं। जब राष्ट्र आय की गणना हम लोग कर सकेंगे तो ही हम लोग ये देख पाएंगे कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट हम लोग और आगे चलते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्र आय में वृद्धि को जो आर्थिक विकास का सूचक माना है, उन्होंने इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं ये साबित करने के लिए कि राष्ट्र आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक होता है। इस चीज़ को वो लोग आर्थिक विकास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी के रूप में देखते हैं। तो अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिया है, उनका मानना है कि विकास का जो वास्तविक स्थिति है और उसका जो तुलनात्मक स्थिति है, इसका अध्ययन हम लोग राष्ट्र आय के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसकी वास्तविक स्थिति और तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संभव नहीं है, इसलिए राष्ट्र आय को ही आर्थिक विकास का एक उचित मापदंड मानना चाहिए। आगे अपने तर्क को और जस्टिफाई करने के लिए वे कहते हैं कि राष्ट्र आय ही ज़्यादा अच्छा है प्रति व्यक्ति आय की तुलना में, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र आय पर ही निर्भर करता है। उनका ये मानना है कि अगर किसी देश की राष्ट्र आय में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। इसीलिए वे कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की तुलना में राष्ट्र आय को ही आर्थिक विकास का मापदंड मानना ज़्यादा उचित होता है, ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। जब हम लोग राष्ट्र आय को आर्थिक विकास का मापदंड के रूप में देखते हैं तो इसमें इसकी कुछ सीमाएं हैं
ये सीमाएं जो है वो राष्ट्र आय की गणना करना उसको कठिन बना देती है, उस प्रक्रिया को कठिन बना देती है। या हम लोग दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि राष्ट्र आय की गणना करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते सही राष्ट्र आय की गणना नहीं की जा सकती है, तो फिर सही आर्थिक विकास की भी गणना नहीं हो पाएगी। तो कुछ यहाँ पर हम लोग उन आलोचनाओं के बारे में बात करते हैं। ये उन अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है जो राष्ट्र आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का सही सूचक नहीं मानते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि एक तो राष्ट्र आय की गणना में दोहरी गणना प्रणाली का दोष पाया जाता है। दोहरी गणना होने की संभावना अधिक रहती है। दोहरी गणना का मतलब होता है कि एक वस्तु का मूल्य ही कई बार जोड़ लिया जाता है, कई बार ले लिया जाता है, गिन लिया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्र आय के अंतर्गत दोहरी गणना की आशंका बनी रहती है। इसीलिए राष्ट्र आय को आर्थिक विकास का सही मापदंड नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट उनका जो कहना है, जो आलोचना है, वो ये है कि राष्ट्र आय के अंतर्गत जो भी हस्तांतरण भुगतान है, हस्तांतरण भुगतान जैसा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, तो इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो इसके कारण भी राष्ट्र आय का सही कैलकुलेशन करना संभव नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जैसे कई सार्वजनिक वस्तुएं हैं, राष्ट्र आय की गणना करने के लिए कई सार्वजनिक वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि सैनिक है, पुलिस है, इन लोगों की भी सेवाएं ली जाती है। तो इनकी जब सेवाएं ली जाती है तो इनकी सेवाओं का उचित मूल्य कितना होगा, इस मूल्य की माप करना कठिन होता है, जिसके चलते राष्ट्रीय आय की सही माप नहीं की जाती है। नेक्स्ट इन आलोचकों का कहना है कि राष्ट्र आय के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी अवैध क्रियाएं होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके अंतर्गत भी जो आय होता है उन आयों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि जुए या वो भी जो है वो अवैध क्रिया है, या चोरी छिप के लोग शराब वगैरह बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, तो उससे भी लोगों की संतुष्टि होती है, लोग उसको खरीदते हैं। क्योंकि वो चोरी करके किया जा रहा है तो उसके द्वारा जो आय अर्जित हो रही है उसकी गणना राष्ट्र आय में नहीं की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे अवैध क्रियाएं होती हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, इनके माध्यम से जो आय प्राप्त होती है उसकी गणना राष्ट्र आय के अंतर्गत नहीं की जाती है, जिसके चलते क्या होता है कि उस देश का राष्ट्र आय का सही कैलकुलेशन संभव नहीं हो पाता है, सही कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग ये भी देखते हैं कि क्योंकि आर्थिक विकास जो है वो लॉन्ग टाइम में होता है, लंबे समय में होता है, तो लंबे समय में पूंजीगत लाभों से संबंधित जो भी जटिलताएं होती है, तो उन जटिलताओं के माध्यम से पूंजीगत लाभों का कैलकुलेशन करना पूरा सही नहीं हो पाता है। कि मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति के पास में पूंजीगत परिसंपत्तियां हैं, तो उन पूंजीगत परिसंपत्तियों का जो बाजार मूल्य है वो बाजार मूल्य पहले कितना था, उस बाजार मूल्य में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो इन पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है या जो कमी हो रही है तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो जिसके चलते पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उनके लाभों से संबंधित जो जटिलताएं उत्पन्न होती है, तो इन जटिलताओं के कारण भी किसी भी देश का राष्ट्रीय आय की गणना करना उतना संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर आर्थिक विकास का एक मापदंड के रूप में, एक सूचक के रूप में हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो उसके अंतर्गत बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, या बहुत सारी जो उसकी सीमाएं हैं ये राष्ट्रीय आय की इसके कैलकुलेशन को बांध देती है।
तो इस प्रकार राष्ट्र आय को भी हम लोग आर्थिक विकास का सही मापदंड नहीं मान सकते हैं, लेकिन कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्र आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना है। अब हम लोग आगे और देखते हैं, जो दूसरा सूचक है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आर्थिक विकास का जो दूसरा प्रमुख सूचक है वो है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। कुछ अर्थशास्त्री जो हैं उन्होंने, जिन लोगों ने राष्ट्र आय के बारे में आलोचना की थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि राष्ट्र आय की जो सीमाएं हैं, जो आलोचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जिन अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्र आय को आर्थिक विकास का सही मापदंड नहीं माना, सही सूचक नहीं माना, उन अर्थशास्त्रियों ने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास माना है। उनका मानना है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि किसी देश का राष्ट्र आय बढ़ता जाए लेकिन निर्धनता भी बढ़ती जा रही है। ये कब पॉसिबल है? अगर राष्ट्र आय में वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है तो फिर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी और गरीबी जो है वो अधिक तेज़ी से बढ़ती जाएगी। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में ये बात ध्यान देना है कि उस देश का जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है और उसके तुलना में जो जनसंख्या है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है। अगर राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है और उसके साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय वो होता है उस देश का राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय उस देश की जनसंख्या। अगर किसी देश में राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से ज़्यादा है तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो इस तरह से जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो उस देश की जनसंख्या की तुलना में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो, यानी कि ऐसा हो राष्ट्र आय इतना बढ़े कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, तब हम लोग उसे आर्थिक विकास कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास माना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का सूचक क्यों माना है। प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का सूचक मानने के पक्ष में उन्होंने क्या तर्क प्रस्तुत किया है। तो प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का सूचक मानने के पीछे उन्होंने जो सबसे पहला तर्क दिया है वो ये कहा है कि जब व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। किसी भी देश में जब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो उसके जीवन स्तर में सुधार तब होगा जब उस देश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ना शुरू करेगा या उस देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। इसलिए उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना है। फिर अपने तर्क को और मजबूत देने के लिए वे लोग कहते हैं कि जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, यानी कि जनसंख्या की तुलना में आय में अधिक वृद्धि होती है, तो इससे क्या होता है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। और जब व्यक्ति के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति को अधिक आय की प्राप्ति हो रही है और उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति उत्पादन का बढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता का बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि तब बढ़ेगी जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो यहाँ उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का मापदंड मानने के पीछे में इस तरह के अपने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं।
आगे हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का मापदंड मानने के विपक्ष में भी तर्क दिया गया है। कुछ अर्थशास्त्री लोग हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम लोग प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का सूचक नहीं मान सकते हैं। तो नहीं मानने के पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है, चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो हम उस देश की राष्ट्रीय आय को जब जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक औसत की तरह कार्य करता है, एक एवरेज की तरह कार्य करता है। औसत जो केंद्र प्रवृत्ति की माप होती है, जो उस देश की आय का जो मूल प्रवृत्ति है उसके बारे में बताता है। तो प्रति व्यक्ति आय उस देश का आय का मूल प्रवृत्ति के बारे में तो बता देता है, लेकिन वहाँ पर आय की संरचना कैसी है, उस देश में आय का वितरण किस ढंग से हो रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में वो स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाता है कि उस देश की आय की संरचना और उसके वितरण से संबंधित बातों को वो क्लियरली नहीं रख पाता है। तो इस तरह सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम लोग उस देश के आय का संरचना के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो कैसे बोल पाएंगे कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है या उस देश का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति आय को हम लोग जीवन स्तर से जोड़ के देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जितना कमा रहा है, प्रति व्यक्ति आय जितना है, और उस देश में जो है मतलब उस व्यक्ति का परिवार बहुत बड़ा है, तो उसके जीवन स्तर में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का उतना ही इनकम है और उसका परिवार का आकार छोटा है तो उसके जीवन स्तर में ज़रूर वृद्धि होगी। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय उनके जीवन स्तर में वृद्धि को सुचारू रूप से इंडिकेट नहीं कर पाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि हो, क्योंकि अगर ये भी संभव है कि व्यक्ति जितना आय प्राप्त कर रहा है उस आय का वो अधिक भाग को वो बचत कर लेता है और कम भाग को वो उपभोग में खर्च करता है। तो उपभोग में कम हिस्सा खर्च करने से उसके जीवन स्तर में वृद्धि तो नहीं होगी, उसके जीवन स्तर में सुधार तो नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से जीवन स्तर में भी सुधार होगा, ये आलोचकों का कहना है। आगे वे लोग जो है वे ये बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो जनसंख्या के स्वरूप पर पूरा ढंग से प्रकाश नहीं डाल पाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय तब प्राप्त होता है जब राष्ट्र आय को जनसंख्या से भाग दिया जाता है। लेकिन वो जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या के अंदर में कितने लोग उत्पादक है और कितने अनुत्पादक है, क्योंकि उत्पादन तो उत्पादक वर्ग के द्वारा ही किया जा सकता है, या हम लोग इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जो कार्यशील जनसंख्या है उस देश की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, क्योंकि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो उस देश की कार्यशील जनसंख्या के ऊपर में निर्भर करता है। कार्यशील जनसंख्या किसी भी देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो कार्य करने में सक्षम है, क्योंकि जो बच्चा वर्ग है वो कार्य नहीं कर पाएगा, जो बूढ़ा वर्ग है वो भी कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन जो जवान वर्ग है वो लोग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, और वही उत्पादक जनसंख्या होती है जो उत्पादन में अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय जो है ये स्पष्ट नहीं कर पाता है कि उस देश में कितना उत्पादक जनसंख्या है और कितना जो है वो अनुत्पादक जनसंख्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो उत्पादन के स्वरूप पर प्रकाश नहीं डालता है, उत्पादन का स्वरूप उसके साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी वो प्रकाश नहीं डालता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय
किसी भी देश के उत्पादन, स्वरूप और गुणवत्ता के बारे में नहीं बता सकता है, तो फिर आर्थिक विकास की हम लोग माप किस तरह से कर सकते हैं, उसके माध्यम से आर्थिक विकास की माप कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में जो तीसरा सूचक लिया था, वो तीसरा सूचक आर्थिक कल्याण है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का एक उचित मापदंड माना है। उन्होंने कहा है कि जब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि होती है, सबसे पहला बात प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होगी, दूसरा बात उपभोग में वृद्धि होगी, और तीसरी बात असमानताओं में कमी होगी। तो अगर ये चीज़ें होती है, वास्तविक आय में वृद्धि होती है, उपभोग में वृद्धि होती है और असमानता में वृद्धि होती है, तो ऐसा सिचुएशन होने से उस देश के जो निवासी हैं उन निवासियों को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार जो कुछ अर्थशास्त्री हैं वे लोग आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का सूचक और मापदंड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि ओकन और रिचर्डसन ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है, उनके शब्दों में, आर्थिक विकास भौतिक समृद्धि में ऐसा अनवरत दीर्घकालीन सुधार है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह में प्रतिबिंबित समझा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, उपभोग स्तर में सुधार हो रहा है, तो उसका आर्थिक कल्याण हो रहा है। और जब आर्थिक कल्याण हो रहा है तो इससे आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक कल्याण के हम लोग दो पक्षों के बारे में बात कर सकते हैं। जैसा व्यक्ति अधिक उपभोग करता है तो उसका जीवन स्तर ऊंचा होता है, उसके कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, फिर आर्थिक विकास होता है और फिर वो अधिक उपभोग करता है। तो इस तरह से उसका जो मांग पक्ष रहता है, आर्थिक कल्याण से संबंधित मांग पक्ष का सर्कल जो है वो पूरा होता है। इसी प्रकार आर्थिक विकास का पूर्ति पक्ष भी होता है, आर्थिक कल्याण का पूर्ति पक्ष भी होता है। जब अधिक उपभोग होता है तो अधिक वस्तुओं की मांग होती है, उनका उत्पादन अधिक होता है, आर्थिक विकास होगा और फिर अधिक उपभोग होगा। तो इस तरह से आर्थिक कल्याण के माध्यम से जो पूर्ति पक्ष है वो भी पूर्ति पक्ष जो है वो भी कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ पर अब हम लोग ये बात करेंगे कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का मापदंड मानने के संदर्भ में भी कुछ आलोचनाएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, आर्थिक कल्याण को हम लोग आर्थिक विकास का सही सूचक नहीं मान सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है? इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का वास्तविक आय में वृद्धि हो रहा हो तो उसका आर्थिक कल्याण भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर वास्तविक आय का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से नहीं होता है तो इसके फलस्वरूप जो गरीबों का जो उपभोग स्तर है उस उपभोग स्तर में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक कारण है कि हम लोग आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का सूचक नहीं मान सकते। नेक्स्ट जो अर्थशास्त्री है, जो लोग आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का मापदंड नहीं मानने के पीछे में तर्क प्रस्तुत करते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर उपभोग और जीवन स्तर शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन उपभोग और जीवन स्तर जो है ये बहुत ही भ्रामक शब्द हैं और इनका निरपेक्ष माप जो है वो संभव नहीं है। जब उपभोग और जीवन स्तर का ही माप सही ढंग से हम लोग नहीं कर सकते हैं तो ये माप कैसे कर सकते हैं कि आर्थिक कल्याण हो रहा है या नहीं? तब ये कैसे कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं? नेक्स्ट इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कल्याण के दृष्टिकोण से सिर्फ ये नहीं देखना है
कि क्या उत्पादित किया जा रहा है, किन वस्तुओं का उत्पादित किया जा रहा है, बल्कि यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जिन वस्तुओं का भी उत्पादन किया जा रहा है तो उनका उत्पादन कैसे किया जा रहा है। क्या वास्तविक राष्ट्र आय बढ़ने से, जो बढ़ाने के लिए जो उत्पादन किया जा रहा है, तो उस उत्पादन के पीछे जो भी वास्तविक लागतें हैं, वास्तविक लागत जैसा पीड़ा और त्याग, इन्हें हम लोग वास्तविक लागत कहते हैं। तो वास्तविक लागत और सामाजिक लागत में कितनी वृद्धि हुई है, क्योंकि कुल उत्पादन करने में अगर वास्तविक लागत में भी वृद्धि हुई है, लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा और त्याग की भी अनुभूति हुई है, तो उत्पादन बढ़ने से भी वहाँ पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो भी उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो इन सामाजिक लागतों में भी वृद्धि करती है, और जब सामाजिक लागतों में वृद्धि होती है तो आर्थिक कल्याण में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का सूचक, सही सूचक नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये जानने का प्रयास किया कि आर्थिक विकास के सूचक कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के सूचक के संदर्भ में अपने क्या विचार दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने आर्थिक विकास के संदर्भ में क्या क्या कहा है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में जिन मापदंडों को प्रस्तुत किया है, आज के इस वीडियो में हम लोग उनमें से केवल 3 मापदंडों के बारे में ही चर्चा कर पाए हैं, जो है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण। इसके अतिरिक्त भी आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास के मापदंड हैं, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर उपस्थित होती हूँ इसकी अगली कड़ी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।